हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव पर। प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, हिंदी मीडियम और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना। और पढ़ते पढ़ते हम पहुंच चुके हैं बोर के मॉडल पर। ठीक है, टॉपिक तुम देख रहे हो सामने लिखा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। ओके बच्चों, तो बोर ने, ये तुम पढ़ चुके हो, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर चुका हूं कि बोर ने जब अपना मॉडल दिया तो उससे पहले उन्होंने थॉमसन के मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल की स्टडी की, उनकी असफलता के कारणों को समझा, स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, मैक्स प्लांक के सिद्धांत का अध्ययन किया, मैक्सवेल के सिद्धांत का अध्ययन किया। सभी का अध्ययन करने के बाद अब समय था कि बोर को परमाणु के बारे में कुछ बताना था, तो उन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया। और ये समय था 1913 का, 1913। इस समय बोर ने अपना मॉडल दिया, उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बताया जिसको बोर मॉडल के बारे में जाना जाता है। और ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल हमने टॉपिक डाला है। ओके बच्चों, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो बोर मॉडल जब दिया गया, नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया, तो उन्होंने क्या क्या बताया, तो वो बिंदु हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले लिखना है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। ठीक है, कौन कौन से बिंदु हैं देखो। तो वो मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये हमने कोई परमाणु की संरचना बना ली। ठीक है, मान लिया कोई परमाणु है। अब परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच कौन है, नाभिक, ये तो रदरफोर्ड ने भी बता दिया था। और बाहर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगा रहे हैं। तो बोर ने क्या बताया, बोर ने बताया कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये नाभिक है तो ये वृत्ताकार पथ है, तुम्हें अनेक वृत्ताकार पथ यहाँ पर दिख रहे हैं, कई मैंने वृत्ताकार पथ बनाए हैं, जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। तो पहला बिंदु बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये जो पथ है ये यहाँ पर वृत्ताकार पथ है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। तो पहला बिंदु बोर ने यही बताया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये बात तो रदरफोर्ड ने बताई थी बच्चों कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। अब दूसरा बिंदु ये कहा बोर ने कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार पथ होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं जिन वृत्ताकार पथों का कक्षीय कोणीय संवेग, जिनका कक्षीय कोणीय संवेग मतलब कि MVR या तो h/2π के बराबर रहे या उसका पूर्ण गुणज रहे। ठीक है, कि कक्षीय कोणीय संवेग या तो h/2π के बराबर है या उसका पूर्ण गुणज है। गुणज मतलब या तो 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, मतलब हमने एक नंबर ले लिया। तो कक्षीय कोणीय संवेग जिस वृत्ताकार पथ का या तो h/2π के बराबर है या उसका पूर्ण गुणज है, उन्हीं वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसको समझो कैसे, कि नाभिक के चारों, कैसे लिखना है, नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार पथ होते हैं, अनेक वृत्ताकार पथ होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं जिनका कक्षीय कोणीय संवेग, बच्चों इसको क्या लिखते हैं, MVR। ठीक है, MVR h/2π का पूर्ण गुणज हो।
ठीक है, H/2 का पूर्ण गुणज। इसको ऐसे समझो कि m का मतलब है यहाँ पर मास, मास मतलब क्या है बच्चों, द्रव्यमान, v मतलब वेलोसिटी मतलब कि वेग, और r मतलब रेडियस मतलब कि त्रिज्या। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है और इसका द्रव्यमान m है और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है हम r मान लेते हैं, और ये कितने वेग से घूम रहा है, मान लो v वेग से घूम रहा है। ठीक है, तो इसका जो कक्षीय कोणीय संवेग है वो या तो H/2 के बराबर या फिर NH/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे मान लें कि माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के पथ में, ठीक है, r त्रिज्या के पथ में v वेग से गति करता है, तो mvr इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, NH/2 के बराबर आएगा। ठीक है, NH/2 के बराबर आएगा। n क्या है, n एक पूर्ण संख्या है, मतलब मान होगा 1 2 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जैसे n का मान 1 आया सपोज करो, तो mvr इक्वल टू H/2 आ जाएगा। अगर n का मान 1 आया तो n का मान 2 आया तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा, 3 आया तो 3 गुना हो जाएगा। तो जैसे जैसे वृत्ताकार पथ चेंज होंगे इस हिसाब से उसका कक्षीय कोणीय संवेग भी बदलता चला जाएगा। और h क्या होता है, h होता है प्लांक स्थिरांक, पढ़ चुके हो पहले तुम। ठीक है, प्लांक सिद्धांत में। तो ये अगला पॉइंट बता दिया कि भैया नाभिक के चारों ओर तो अनेक वृत्ताकार पथ होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा जहां पर कक्षीय कोणीय संवेग H/2 का पूर्ण गुणज है। तो हमने उसको n से गुणा कर दिया, n एक संख्या है, पूर्ण संख्या। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया अगला पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो वृत्ताकार पथ होते हैं इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। ये जो वृत्ताकार पथ है ना बच्चों, इनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। तो इनकी ऊर्जा निश्चित है, इसलिए इनको निश्चित ऊर्जा स्तर बोला जाता है। ठीक है, या फिर इनको निश्चित ऊर्जा कक्ष भी हम कह सकते हैं। तो कोई भी वृत्ताकार पथ है, जैसे ये वृत्ताकार पथ है तो इसकी ऊर्जा निश्चित है, फिर इसकी ऊर्जा निश्चित है, इसकी सबकी अलग अलग ऊर्जा है लेकिन निश्चित है, तो इनको निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट को क्या लिखें, प्रत्येक वृत्ताकार पथ की ऊर्जा निश्चित होती है, अतः इन्हें निश्चित ऊर्जा स्तर या निश्चित ऊर्जा कक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृत्ताकार कक्ष की जो ऊर्जा है ना निश्चित होती है, इसलिए इनको निश्चित ऊर्जा स्तर या निश्चित ऊर्जा कक्ष कहते हैं। ओके, और ये जो ऊर्जा स्तर है ना इनको 1 2 3 4 5 से, या तुमने 10th में पढ़ा है कि पहला इसको K फिर L फिर M N O से दर्शाते हैं। तो ये तुम लिखना चाहो तो लिख देना कि इन ऊर्जा स्तरों को 1 2 3 4 5 या फिर K L M N, इनके संकेत क्या है, K L M N O ऐसे लिख सकते हो कि इन ऊर्जा स्तरों को 1 2 3 4 या फिर K L M इनके संकेत है, इससे दर्शाते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक जो वृत्ताकार पथ में है, वृत्ताकार पथ का मतलब निश्चित ऊर्जा स्तर में है, तो जब वो उस वृत्ताकार पथ में रहेगा जब तो उसकी ऊर्जा रहेगी निश्चित, लेकिन अगर वो अपने से ऊपर वाले में जाएगा या अपने से नीचे वाले में जाएगा, ठीक है ना, तो फिर उसकी ऊर्जा बदलेगी। तो फिर ऊर्जा का या तो वो उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा। जैसे कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, भाई उसको ऊर्जा चाहिए। लेकिन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाएगा तो फिर वो ऊर्जा
निष्कासित कर देगा, ठीक है, उत्सर्जित कर देगा। तो ध्यान देना, अगला बिंदु क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर से अगर दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा, या तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा या फिर अवशोषित करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, ठीक है। एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा तो या तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा बच्चों या फिर उत्सर्जन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु देखो, ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा, इससे हम उस इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इससे आवर्ती की गणना इस प्रकार की जा सकती है। इससे जो आवर्ती आएगी ना बच्चों, उसकी गणना कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन कोई एक ऊर्जा स्तर में है और उसकी ऊर्जा है E1 मान लो, ठीक है। यहाँ समझो कि इलेक्ट्रॉन कोई एक ऊर्जा स्तर में है और उसकी ऊर्जा E1 है। अब वो अपने से अधिक ऊर्जा वाले में चला गया जिसकी ऊर्जा E2 है, तो उसने ऊर्जा का क्या किया, अवशोषण किया, तो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। कितना परिवर्तन आएगा, ज़्यादा ऊर्जा है E2 की, कम ऊर्जा है E1 की, तो ये जो परिवर्तन आ गया इसको हमने डेल्टा ई बोल दिया, ठीक है। तो इसकी गणना कैसे करेंगे, आवर्ती की गणना करेंगे। ध्यान देना, जो आवर्ती है ना, उससे हम उसकी गणना कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कि मान लो डेल्टा ई निकालें तो अधिक ऊर्जा E2 और कम ऊर्जा है E1, ठीक है ना। वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है तो तुम इसको E1 माइनस E2 भी लिख सकते हो, ये भी एक बिंदु होता है E1 माइनस E2। तो ये आ गया डेल्टा ई इक्वल टू E1 माइनस E2, ये ऋणात्मक आएगा। कम ऊर्जा माइनस अधिक ऊर्जा ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है, ठीक है। समझना क्यों, मैं इसको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से जब अनंत दूरी पर होता है ना, तो उसकी ऊर्जा शून्य मानी जाती है बच्चों। इलेक्ट्रॉन नाभिक से अनंत दूरी पर है तो ऊर्जा क्या मानी जाएगी, शून्य। और जब वो उसके पास आएगा तो ऊर्जा होती है कम, मतलब शून्य से पहले आएगा तो नेगेटिव, ठीक है। देखो फिर समझो, इलेक्ट्रॉन नाभिक से अनंत दूरी पर है तो शून्य, और शून्य से पहले आएगा तो क्या, ऋणात्मक, शून्य से अधिक है तो धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा अनंत दूरी से पहले हर परिस्थिति में ऋणात्मक आती है। तो इसलिए अगर कम ऊर्जा को हम E1 माने, तुम इसमें लिख भी सकते हो कि इलेक्ट्रॉन माना E1 ऊर्जा स्तर से E2 अधिक ऊर्जा वाले इस ऊर्जा स्तर E2 में प्रवेश कर रहा है, तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया, डेल्टा ई इक्वल टू E1 माइनस E2, मतलब ऋणात्मक आएगा। अब तुमने प्लांक के सिद्धांत में बच्चों ये पढ़ा है, प्लांक के सिद्धांत में कि E मतलब ऊर्जा, एनर्जी किसके बराबर होता है, h न्यू के। तो ये जो डेल्टा ई है ये ऊर्जा में तो परिवर्तन है, एक ऊर्जा ही तो है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू h न्यू। अब ये जो h न्यू आया है तो हम न्यू मतलब आवर्ती निकाल सकते हैं, तो न्यू निकालेंगे तो h उधर चला जाएगा, तो डेल्टा ई इक्वल टू h, तो हम आवर्ती की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख देना, इससे आवर्ती की गणना इस प्रकार की जा सकती है। तो आगे लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर नोट्स में, क्या लिखोगे कि माना एक इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा स्तर से उससे अधिक ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर E2 में प्रवेश कर रहा है, आता है डेल्टा ई इक्वल टू E1 माइनस E2, फिर आ जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू h न्यू। ये किसके अकॉर्डिंग आया बेटा, ये आया है प्लांक के सिद्धांत के अनुसार, हमने पढ़ा है E इक्वल टू h न्यू होता है, ठीक है, देख लेना पीछे पढ़ा है तुमने। तो फिर इसके बाद डेल्टा ई इक्वल टू h न्यू, न्यू आ जाएगा डेल्टा ई अपॉन h, ठीक है। इसको, इस बात को बोलते हैं, इसके नीचे लिखना, इसे बोर का आवर्ती नियम बोलते हैं, इसे बोर का आवर्ती नियम या समीकरण कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बोर का आवर्ती नियम। ये जो समीकरण आ गई इसको बोर की आवर्ती, क्योंकि भैया इससे जो आवर्ती निकल रही है वो किसने बताई, बोर ने। तो
तो इसको बोर का आवर्ती नियम या फिर इस समीकरण को बोर की आवर्ती समीकरण बोलते हैं। समझ गए? इसे बोर की आवर्ती समीकरण या बोर का आवर्ती नियम कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये अभी तक 5 बिंदु हुए हैं, हम और बिंदुओं की बात करेंगे। ठीक है, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ साइड में, स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम अगले बिंदुओं की बात करते हैं। तो जो बोर का मॉडल है उसमें हम 5 बिंदुओं की बात कर चुके हैं। इसके बाद नंबर 6 छठे बिंदु की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है बच्चों, तो उसके ऊपर 2 बल लगते हैं, एक अपकेंद्रीय बल और एक अभिकेंद्रीय बल। मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो उसके ऊपर 2 बल लगेंगे, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। तो ये एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। तो अगला बिंदु है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल व अभिकेंद्रीय बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 बल लग रहे हैं बच्चों, एक अपकेंद्रीय और एक अभिकेंद्रीय। ठीक है, एक बाहर की ओर एक और भीतर की ओर। मैं समझाऊंगा अभी कैसे, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 बल लग रहे हैं, एक अपकेंद्रीय और एक अभिकेंद्रीय, दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि तुमने कभी वो गोल झूला देखा है जिसमें बैठने की जगह है और कोई बैठ गया और ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो बच्चों कि अगर हम गोल झूले में ऐसे बैठ करके घूमें तो झूला जो है वो बाहर की ओर एक बल अनुभव करता है, या हम उसमें घूमें, उस झूले में ऐसे गोल गोल घूमें तो हम बाहर की ओर एक बल अनुभव करते हैं, मतलब हमें लगता है कि बाहर निकल जाएंगे बैठे बैठे। तो जो झूले से बाहर मतलब उससे पार जाने की कोशिश करता है, पार जाने की कोशिश करता है तो उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अपकेंद्रीय, पार पे आ रहा है तो अपकेंद्रीय बल, और एक बल उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, एक उसको अंदर की तरफ खींचेगा। ठीक है, कि भाई वो झूला किसी न किसी से तो बंधा होगा, उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, तो भीतर की तरफ खींचे उसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं बच्चों। तो 2 बल लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि कोई परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है जो वो घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन सीधे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन सीधे बाहर जाने की कोशिश करेगा। ऐसे कोई पत्थर को घुमा रहे हैं तो वो पत्थर सीधे जाने की कोशिश करता है, तो जो बल इसको बाहर की तरफ खींचेगा, बाहर मतलब इसे पार ले जाने की कोशिश करेगा, पे आ गया तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। और ये जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, भीतर की तरफ, तो ये इसको भीतर की तरफ खींच के रखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकेंद्रीय बल। भीतर की तरफ खींच के रखेगा, एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसलिए वो आराम से घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अगला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं? संतुलित कर देते हैं। ओके, तो ये तो थे बच्चों बोर मॉडल के मुख्य बिंदु कि बोर ने अपने मॉडल में क्या क्या बिंदु बताए। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बोर मॉडल का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उसके बाद टॉपिक डाल दोगे बोर मॉडल की उपयोगिता। बोर का जो मॉडल है बच्चों उसकी उपयोगिता क्या है, मतलब इसको हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो बोर मॉडल की उपयोगिता क्या है? देखो, सबसे पहले बोर ने जब अपना मॉडल दिया था तो तुमने पिछली क्लासेज में इस बात को पढ़ा है कि बोर जब अपना मॉडल दे रहे थे तो रदरफोर्ड के मॉडल की एक बहुत बड़ी कमी थी कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पा रहा था। इसकी उपयोगिता क्या है कि जो बोर का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल नहीं समझा पा रहा था परमाणु के स्थायित्व को, लेकिन बोर का मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व को समझाता है। कैसे? कि जैसे सपोज करो कि ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु है, ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एक ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा निश्चित रहेगी,
इसकी ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। तो जब एक निश्चित पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उससे उसकी ऊर्जा निश्चित रहेगी, मतलब नहीं बदलेगी। तो ये परमाणु के स्थायित्व को समझाता है। बच्चों ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा निश्चित रहती है, ठीक है। तो स्थायी अवस्था में वो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता रहेगा, तो स्थायित्व को समझाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे बोर का मॉडल परमाणु के स्थायित्व को समझाता है। क्योंकि स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है, ठीक है। कि स्थायी है तभी तो वो एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है कि उसकी ऊर्जा यहाँ परिवर्तित नहीं हो रही। तो स्थायी अवस्था में वो एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है, स्थायी अवस्था में लगाता है, तो स्थायित्व को समझाता है। ओके, अब बेटा यहाँ पर अगले जो उपयोगिता हैं वो कुछ फॉर्मूले के रूप में दी गई हैं। बोर ने बताया कि हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ऊर्जा की गणना करने के लिए उन्होंने एक सूत्र बताया। ऊर्जा मतलब एनर्जी और एनर्जी मतलब ई। तो ऊर्जा मैंने पहले बताई तुम्हें यहाँ पर कि ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो ऊर्जा का मान निकालते हैं तो आता है 1312126 अपॉन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने के लिए नीचे आ जाता है n² और ये आता है किलो जूल पर मोल। किलो जूल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये होती है। और n क्या है बच्चों, यहाँ पर n है यहाँ पर कोस संख्या। n क्या है, कोस संख्या, ठीक है। जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल पूछे, कोई आंकिक प्रश्न तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे कोस में चक्कर लगा रहा है, मान लो, ठीक है। तो उसकी ऊर्जा निकालो, तो यहाँ पर n का मान क्या रख दोगे 3, उसका स्क्वायर कर दोगे और उसके बाद किलो जूल में उसकी ऊर्जा निकाल सकते हो, ठीक है। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर हमें निकालनी है, यहाँ दशमलव आएगा बच्चा ध्यान रखना, तो -1312.6 है, ओके। ये डेसिमल है, दशमलव है ये। तो बच्चों अगर हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है तो ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, n यहाँ पर क्या है, कोस संख्या। तीसरा जो है इसकी उपयोगिता का तीसरा बिंदु क्या है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के साथ हम उसकी यहाँ पर त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करें तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना निम्न सूत्र से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे लिख देना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना कि इलेक्ट्रॉन कौन सी त्रिज्या में, कौन से वृत्ताकार पथ में कितनी दूरी पर वो चक्कर लगा रहा है, तो उसकी गणना अगर हमें करनी है। त्रिज्या मतलब क्या होता है बच्चों, रेडियस r। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या r = वो होता है बच्चों n² z, ठीक है। क्या रहेगा, n² z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम त्रिज्या की गणना करना चाहें तो ये फॉर्मूला बन गया। n क्या है बच्चों, n यहाँ पर फिर से वही है कोस संख्या, n क्या है, कोस संख्या, और z क्या है, परमाणु क्रमांक। ये तो तुमने पहले भी एक क्लास में पढ़ा है, z को क्या बोलते हैं बच्चों हम, परमाणु क्रमांक, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें कोई न्यूमेरिकल, मैं करूँगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल, कि तुम्हें बोल दे कि कोई परमाणु, हालांकि हमने यहाँ पर बोला हाइड्रोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें बोल दे कोई परमाणु तो उसका परमाणु क्रमांक ले लेना है और उसकी कोस संख्या ले लेनी है, ठीक है। तो कोस संख्या और परमाणु क्रमांक रख करके 0.598 एंगस्ट्रॉम ये लगा दें, तो उससे हम हल करें तो हम उसकी त्रिज्या की गणना कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं ये दोनों यहाँ से मिटा देता हूँ। फॉर्मूला है, तुम समझ गए कि n और z क्या है। फिर हम इलेक्ट्रॉन के
वेग की गणना भी कर सकते हैं। वेग मतलब वेलोसिटी, ठीक है, वेग। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करनी है बच्चों, तो उसका फॉर्मूला होता है Z/n। ध्यान देना, ये क्या है, Z/n इंटू 2.188 इंटू 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन के अगर वेग की, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो कितने वेग से घूम रहा है, तो वेग निकालना है तो Z/n इंटू 2.188 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Z फिर से वही परमाणु क्रमांक आ जाएगा और n क्या है बच्चों, कोश संख्या। तो Z परमाणु क्रमांक और n कोश संख्या, फिर से इनका मान रख करके हम इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना की जा सकती है। ओके, तो बोर मॉडल की उपयोगिता है। अब देखो, बोर के मॉडल के अंदर भी कुछ कमियां रह गई हैं, ठीक है। अब ये नहीं समझना है कि बोर का मॉडल है वो पूर्ण रूप से हर चीज़ को समझाता है। तो यहाँ पर हम उपयोगिता, ठीक है, अच्छी बात बताई है कि भाई हम इनकी गणना कर सकते हैं, त्रिज्या की गणना कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, इन सब बातों की हम गणना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोर के मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई, क्योंकि साइंस जो है वो धीरे धीरे विकास करती है, ठीक है, समय के साथ। कि एक ने बताया कोई बिंदु तो दूसरा उसमें कमियां निकालता है, उससे साइंस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अब हम टॉपिक लेते हैं बच्चों, बोर के मॉडल की कमियां। बोर के मॉडल में क्या कमियां रह गई। अब हम लेते हैं बच्चों इसको हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। देखो, बोर ने जो अपना मॉडल दिया है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया है या फिर एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए दिया है। समझो इस बात को। बोर ने बताया कि मैं ये जो बात बता रहा हूं ये या तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए लागू होगी, ठीक है, या तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, या फिर ये एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र, एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए, परमाणु तंत्र जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैं इसको हीलियम के लिए लगाऊं बोर के मॉडल को तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। तो अगर हीलियम के लिए लगाना पड़ेगा तो इसको हमें He+ में बदलना पड़ेगा। तो या तो ये लगेगा हाइड्रोजन के लिए या फिर लगेगा He+ के लिए, ठीक है। ओके बच्चों, अगर मैं इसको लिथियम के लिए लगाऊं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका हो गया 2, तो लिथियम का क्या है बच्चों, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल हैं, तो हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन करना है तो इसको Li2+ बनाना पड़ेगा। तो ये Li2+ के लिए लागू हो सकता है, Li2+ के लिए लागू हो सकता है, ठीक है। लिथियम के बाद क्या आता है बच्चों, बेरिलियम। अब बेरिलियम में 4 हो गए तो बेरिलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए उसने बताया कि भैया ये तो सब एक, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे तंत्रों के लिए लागू हो सकता है। या तो हाइड्रोजन के लिए लागू होगा या फिर हीलियम में तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करो, 2 है तो 1 करो, इसमें 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करके 1 करो, इसमें 4 हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करके, तो ये Be3+ के लिए लागू हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कमी है कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन है उन्हीं परमाणुओं के लिए लागू हो सकता है, जिनमें 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए लागू नहीं होगा। ये सबसे बड़ी कमी थी। तो पहली कमी, सबसे बड़ी कमी क्या है कि बोर मॉडल केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तंत्र पर ही लागू होता है। परमाणु तंत्र पर कौन कौन है, जैसे हाइड्रोजन है, He+ है, Li2+ है, Be3+ है, पर ही लागू होता है, पर ही लागू होता है। 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तंत्रों पर यह लागू नहीं होता है। 1 से अधिक परमाणु तंत्र, अगर 1 से ज्यादा कहीं इलेक्ट्रॉन है, 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तंत्रों पर लागू नहीं होता है। ओके बच्चों, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो बोर का मॉडल है वो स्टार्क व जीमान प्रभाव को नहीं समझा पाता है। स्टार्क व जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है।
स्टार्क व जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता। अब ये स्टार्क और जीमान प्रभाव क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तुमने पहली बार ये शब्द सुने होंगे, स्टार्क और जीमान प्रभाव, ठीक है। तो स्टार्क और जीमान प्रभाव क्या है, थोड़ा इनके बारे में समझ लें। हालांकि तुम कमियों में सीधे सीधे लिख दोगे कि बोर का मॉडल है वो स्टार्क और जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है, लेकिन स्टार्क प्रभाव होता क्या है और जीमान प्रभाव क्या होता है, ठीक है बच्चों। समझो कि हमने एक जगह एक शब्द काम में लिया था पहले, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम। तो हुआ ये कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु तंत्रों के लिए स्पेक्ट्रम एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होना चाहिए था, ठीक है, जैसे प्रकाश की एक सीधी किरण आती है, कुछ इस तरीके से प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में देखा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये अलग अलग भागों में बट गई। तो अलग अलग भागों में ये जो प्रकाश की किरण बट जाती है उससे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। जैसे इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, वो भी एक स्पेक्ट्रम है, उसमें प्रकाश की किरणें अलग अलग भागों में बट जाती हैं। भाई सूर्य का प्रकाश तो नॉर्मल अपने पास वैसे भी आता है, लेकिन बारिश के समय में कई बार धूप में जब बारिश होती है तो स्पेक्ट्रम बनता है, वो प्रकाश की किरण, जो श्वेत प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब ये स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से प्राप्त हो, अगर ये अलग अलग भागों में बटे चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से अगर स्पेक्ट्रम प्राप्त हो तो उसको बोलते हैं जीमान प्रभाव, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से अगर ये स्पेक्ट्रम प्राप्त हो बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं, जीमान प्रभाव। जबकि विद्युतीय क्षेत्र से, विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से अगर ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार्क प्रभाव, ठीक है। तो क्या लिखोगे बच्चों इसमें कि स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है, स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो इसमें एक एरो लगा करके लिख देना कि यदि स्पेक्ट्रम चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से प्राप्त होता है, यदि स्पेक्ट्रम चुंबकीय क्षेत्र से प्रभाव से प्राप्त होता है तो उसे जीमान प्रभाव कहते हैं। यदि स्पेक्ट्रम विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से प्राप्त होता है इसको स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो वास्तव में क्या था कि बोर इसको नहीं समझा पाए कि भाई स्पेक्ट्रम चुंबकीय क्षेत्र से के प्रभाव से क्यों प्रभावित होता है और विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से क्यों प्रभावित होता है, तो उससे क्यों प्राप्त होता है, तो इस सब की व्याख्या ये नहीं कर पाए थे। तो बोर इस बात को नहीं समझा पाए कि स्पेक्ट्रम जो है ये जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव, मतलब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्यों प्रभावित होता है, इसको वो नहीं समझा पाए, ठीक है। नंबर 3, अगली जो कमी है बच्चों वो थी कि जो बोर थे वो एक डे ब्रोगली समीकरण थी, ठीक है, हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद अपना टॉपिक यही रहेगा, दे ब्रोगली समीकरण और एक हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था। ये अगले दोनों टॉपिक अपने यही रहेंगे, दे ब्रोगली समीकरण व हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाता है। बोर का मॉडल है वो दे ब्रोगली समीकरण और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या भी नहीं कर पाता है। इन दोनों मतलब वास्तव में मैं वैसे तो क्लास में हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं इनके बारे में तुम्हें बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, दे ब्रोगली समीकरण और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। वास्तव में बच्चों हम ये कहते हैं कि ये इसकी समीकरण को नहीं समझा पाए, जो बोर थे समीकरण को नहीं समझा पाए, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाए। वास्तव में इन्होंने सवाल उठाए थे बोर के मॉडल पर, ठीक है, जैसे बोर ने सवाल उठाए थे रदरफोर्ड के मॉडल पर, तो बस वो तो जैसा इन्होंने किया वैसे इनके साथ हो रहा था। तो ये बोर के मॉडल की कमियां थी। और ये दे ब्रोगली समीकरण और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, स्पेशली टॉपिक लेंगे बच्चों। तो ये बोर मॉडल हैं, उनकी उपयोगिता और उनकी कमियां हैं, सभी इनके नोट्स बना करके इनको लिख लेना। ओके बच्चों।